नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, मौजू है या उन्वान है, वो है जी वाटर, यानी कि पानी। जी अब देखते हैं कि जी ये चैप्टर नंबर 15 है, क्लास 10th का चैप्टर है। तो आज इसके एसएलओ डिस्कस करते हैं कि ये सबक पढ़ाने का मकसद क्या है। ये कौन सा सब्जेक्ट है जी? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 है और क्लास 10th में से है। और इसके टॉपिक के रेलिवेंट चीजें क्लास 6, 7 और 8 में भी होंगी साइंस में। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसके मकासद है, इस सबक को पढ़ने की क्या वजह है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, और आपसे गवर्नमेंट क्या डिमांड कर रही है कि इस सबक को पढ़ने के बाद आपको किन किन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। जी सबसे पहले तो जी, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ वाटर and its importance in the environment including industry। जी सबसे पहले तो डिस्क्राइब आ गई। ये वर्ड पहले भी जब मैंने एसएलओ करवाए हैं तो उस वक्त मैंने बताए थे कि ये बहुत ही अहम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डिस्क्राइब का कहेंगे कि बयान करें। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या बयान करने का पूछा जा सकता है जी? अक्रंस, कि पानी की मौजूदगी कहाँ कहाँ पर है और कितनी है, किसी भी एस्पेक्ट में पूछा जा सकता है आप लोगों से। आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वाटर की अक्रंस कितनी है जमीन पर, एयर में कितनी है। ठीक है ना? समझ रहे ना? किसी भी एंगल से अक्रंस के बारे में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें। फिर दूसरा भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की अहमियत क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पानी की अहमियत बयान करें, तफसीलन बयान करें। फिर उसके बाद कहां पर कहता है कि इन द इन्वायरमेंट, माहौल में। अभी लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 14 है, 14वां चैप्टर जो है क्लास 10वीं का, 10th क्लास का, वो इन्वायरमेंट के बारे में है। तो ये कोरिलेट कर रहा है कि माहौल में उसकी, यानी कि पानी की क्या अहमियत है, फिर इंडस्ट्री में क्या अहमियत है। फिर एंड पर दे दिया कि एनालाइज, एनालाइजिंग, के तज्जिया करें। आपसे तज्जिया भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना जी? उसके बाद रिव्यू आवर डिपेंडेंस ऑन वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इट्स क्वालिटी। जी तो इसमें सबसे पहले तो देखें कि रिव्यू का मतलब होता है जायजा लें, एनालाइज भी आ गया ना। जायजा लें कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी है पानी पर, कि हम पानी पर कितने डिपेंडेंट हैं। तो सिंपल सा है बेटा, सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है हम एयर पर। अगर आप अपना नाक और होंठ बंद कर ले और सांस थोड़ी देर रोकें तो आपको हवा की अहमियत का खुद ही अंदाजा हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट करके देखो। उसके बाद दूसरा आ जाता है पानी का, कि पानी अगर नहीं पिएंगे आपको उसका भी अंदाजा हो जाएगा, अगर एक दिन पानी नहीं पीते तो। अगर आपको पानी नहीं मिलता, बाई चांस कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है, कि पानी आपके लिए कितना अहम है, ये आपको समझ जाना चाहिए। फिर जो तालिब इल्म बायोलॉजी के हैं, उन्होंने चैप्टर नंबर 1 ही आई थिंक, बायो का, होम्योस्टेसिस का, जिसमें वो किडनी के बारे में पढ़ते हैं, किडनी का वर्क पढ़ते हैं। ठीक है ना? क्लास 10th में। तो वहां पर पानी की अहमियत का उनको अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया होगा कि क्या अहमियत है किडनी के वर्क में। ये उधर बायो के 10th क्लास के चैप्टर नंबर आई थिंक 1 ही है, फर्स्ट चैप्टर यह होम्योस्टेसिस के बारे में। उसमें बायोलॉजिकली इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाएगा। कहते हैं एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग
इट्स क्वालिटी। और फिर इसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए इसकी क्या अहमियत है। ये हमारे, अगर आप इस विलेज की बात कर लें तो मैं अक्सर पहले भी बता चुका हूँ कि पानी में नमकियात बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टोमिक का बहुत इशू है। हर इंसान को स्टोमिक का इशू है, और स्टोमिक की वजह से जी कभी हेडेक हो रही है, कभी बुखार हो गया, कभी आपका स्टोमिक का प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बन क्यों रहा है? पानी की वजह से। और पानी की किस वजह से बन रहा है? उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। ठीक है। और इसका भी वो कह रहे हैं कि एनालाइज ही करना है, तजिया करना है। फिर कहते हैं डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जी ये केमिकल एस्पेक्ट के साथ है, इसको अंडरस्टैंड करना है, आपने समझना है कि पानी किस किस एटम से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल एटम है, और एक ऑक्सीजन का एटम है। और इसके बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका जो कंपाउंड नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही है, कंपाउंड और मिक्सचर में जो फर्क है कि कंपाउंड आपका इधर है, आप फैसलाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं, आप अब्रोड चले जाएं, तो कम वाटर एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला ही वो H2O ही देगा। हाँ उसमें मिक्सचर बाद में बन जाता है, जैसे नमकियात का अभी डिस्कस किया है कि नमकियात वगैरह उसमें मिक्सअप हो जाती है। ठीक है ना जी। उसके बाद है जी इस कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और एक तो कंपोजिशन को समझना है आप लोगों ने, फिर इसकी खसूसियात को समझना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कि हर चीज को अपने अंदर मिक्स कर लेता है मेजोरिटी में, नॉन पोलर नहीं सॉल्व होते इसके अंदर। ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज है पानी की। और इसके अलावा भी होंगी, वो चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर कहता है ये डिफरेंशिएट अमंग सॉफ्ट, टेम्पररी एंड परमानेंट हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, काबिल इस्तेमाल है पानी। ठीक है ना। टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्ड वाटर उसको कहा जाएगा जिस पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे आप लोग हमारे यहाँ अब कुछ लोगों ने जो अफोर्ड करते हैं, फिल्टर लगा दिए, फिल्टर प्लांट। ये पानी जो हमारे यहाँ इर्द है, ये जो हमारे यहाँ इस विलेज में मौजूद है, ये टेम्परेरी हार्ड वाटर है। फिल्टर्स वगैरह लगा के, फिल्टर प्लांट लगा के, वो फिल्टर करके या उसमें से नमकियात को निकाल कर उसको सॉफ्ट वाटर में चेंज कर लिया जाता है। अब परमानेंट का क्या मतलब है? जो मुश्किल तौर पर हार्ड हो चुका है, खराब हो चुका है, H2O2 बन चुका है, उसको आप दोबारा से रिवर्स करके सॉफ्ट वाटर में चेंज नहीं कर सकते जी। उसके बाद है जी इस चीज का तज्जिया करना है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होगा इस चैप्टर में। फिर कहता है डिफरेंशिएट अमंग सॉफ्ट, अच्छा ये हो गया। डिस्क्राइब मेथड्स फॉर एलिमिनेटिंग टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है जी? खत्म करना, इरेडिकेट करना, कि आप उसकी जो हार्डनेस है उसको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, इस चीज के बारे में समझना। ठीक है ना, ये अप्लाइंग है, ये प्रैक्टिकल टाइप वर्क है। फिर कहता है जी आइडेंटिफाई वाटर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स किस चीज को कहा जाता है? वो चीजें जो गदला कर देती हैं, पानी को खराब कर देती हैं, हार्ड वाटर में चेंज कर देती हैं, खा कोई भी चीज हो। जैसे फैक्ट्रियों से पानी निकलता है केमिकल्स वाला, वो नहरों में आता है, तो उससे क्या हो जाता है? पानी हार्ड वाटर में चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में सीवरेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, निकासी का निज़ाम अच्छा नहीं है। इवन के विलेजेस में देख लें जी, सारे विलेज का पानी जो भी आपके सीवरेज सिस्टम है, गटर वगैरह का, नालियों का पानी जो आके जाके क्या करता है? नहरों में, खाले में, केनाल सिस्टम में ड्रेन कर दिया जाता है। ठीक है ना। उससे क्या होता है? वो वाला पानी जो है, नहरी पानी जो है, वो भी आपका हार्ड वाटर में चेंज हो जाता है। अब वो जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला है सीवरेज का पानी हो गया, ये क्या है? पोल्यूटेंट है। इसी तरह और है आपके इन्वेलप्स वगैरह, शापर वगैरह जिसको कहते हैं, इस तरह की चीजें जो हैं, ये भी पानी को गंदा करती हैं, इस चीजें खराब होती हैं। ये सारी डिटेल से पढ़ेंगे, ये अभी मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, ये चीजें आप क्या कर रहे हैं? तज्जिया कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं।
जी नेक्स्ट है जी, ये अभी मैं ना थोड़ा सा इसके बारे में आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, एनालाइज के बारे में और अंडरस्टैंड के बारे में और अप्लाई के बारे में। कहता है डिस्क्राइब इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हाउस होल्ड वेस्ट एज वाटर पोल्यूटेंट्स। जी ये अभी दोनों चीजें डिस्कस हो गई हैं कि पहाड़ जो आपकी फैक्ट्री वगैरह से पानी निकलता है वो नहरी पानी में आता है, उसी को वो कह रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे पानी को गदला कर रहा है, वो पोल्यूटेंट कैसे है। और दूसरा है हाउस होल्ड वेस्ट, जो आपका सीवरेज सिस्टम जो है हाउस होल्ड से वही आ रहा है ना पोल्यूटेंट, उसके बारे में वो आपने देखना है कि कैसे वो गदला कर रहा है, इसको समझना है। फिर कहते हैं डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स ऑन लाइफ, कि जब ये पानी गदला हो गया है, अब ये हमारी जिंदगी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, असरअंदाज कैसे हो रहा है। देखें, हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फिशिज को, अब फिशिज उसी गदले पानी में रह रही हैं, उसके अंदर कुछ कार्सिनोजेंस, कैंसर करने का बाइस बनने वाले जो केमिकल है उनको कार्सिनोजेंस कहा जाता है। वो जो है गिल्स के जरिए मछलियों के गोश्त के अंदर चले जाते हैं, या इस तरह के जो भी वेस्ट मटेरियल है वो पानी में, अब मछलियां पानी में रहती हैं, वही मछलियां जब हम लाती हैं जी कुकिंग करती हैं तो वो केमिकल इसी तरह हमारे अंदर चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या जी, बीमारी कोई ना कोई लग जाती है। जिस किस्म का पोल्यूटेंट होगा, वेस्ट होगा, उस तरह की बीमारी लग जाएगी उस बीज को खाने से। इसी तरह आजकल जो आपके प्लांट्स वगैरह हैं, जो सब्जियां वगैरह हैं, अब वो उतनी खाने से नहीं रही, यही जो वेस्ट मटेरियल है खालों में जाता है, कैनाल्स में जाता है, पानी में मिलता है, तो वहां से क्या होता है, वो जाके वो प्लांट्स को ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ना, वाटर प्रोवाइड करता है, वो जड़ों के जरिए एब्जॉर्ब होके वही चीज रूट से होती हुई, शूट से होती हुई आपके जो फूड है आपका, चाहे वो कोई वेजिटेबल है कोई फल है, उसमें आ जाते हैं वो केमिकल। अब जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो उससे बीमारियां आती हैं। यानी कि इफेक्ट किस तरह करते हैं ये पोल्यूटेंट, इसको हमारी जिंदगी को, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, समझने की कोशिश करनी है। फिर कहते हैं डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। जी ये थोड़े से कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था, ये बच्चों को मैं, तालिब इल्मों को, जो छोटे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, उनको मैं ये चीज काफी डिटेल से समझाता हूँ कि जैसे ये देखें बारिश वगैरह होती है, वो आपका जो वेस्ट की कह लेंगे जो नालियां वगैरह हैं जो वेस्ट के लिए आपका जो उधर तक जा रही हैं नहरों की तरफ, अब वहां से बारिश जब ज्यादा आती है तो वही गंद वगैरह जो होता है, वेस्ट जो होता है, सॉलिड वेस्ट है, वो बारिश के पानी के साथ सड़क पर आ जाता है। अब पानी वो खुश्क हो जाता है लेकिन वो वेस्ट मटेरियल वहां मौजूद रहता है, वो वेस्ट मटेरियल वहां पर मौजूद रहता है। अब वो क्या होता है कि जब आप स्कूल की तरफ आती हैं तो वो आपके शूज के नीचे लग जाता है, वो मट्टी वगैरह लगती है, डस्ट वगैरह, वो आपका वेस्ट मटेरियल है। अब वैसे ही आप आ जाती हैं जी स्कूल में, इसी तरह ग्राउंड में खेलती हैं, वो घास के ऊपर वो वेस्ट मटेरियल लगा होता है। अब वो कुछ तालिब इल्मों की वो थोड़ी सी बैड हैबिट होती है जी, वो घास वगैरह को तोड़कर वो उधर बैठी हैं जी, वो तने उसके घास के जो तोड़े उसको मुंह में डाल देते हैं। अब वही वो वेस्ट मटेरियल जो है आपके ओरल तक पहुंच गया, इस तरह की ट्रांसमिशन को फीको ओरल कहा जाता है, फीसिस से मुंह तक पहुंचना है। अब इसी तरह फिर उससे क्या होता है, आपकी डिजीज है। अब ये इसमें कहीं ना कहीं वाटर का, बारिश के पानी से ही आया ना वो सड़कों के ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी वाटर बोर्न डिजीज जो आपको मैंने बताया है कि जी ये हम पानी जो पीते हैं नमकियात वाला, इससे स्टोमक खराब होता है। स्टोमक अगर खराब हुआ पानी की वजह से तो वो वाटर बोर्न डिजीज है, पानी के जरिए डिजीज हुई ना, ठीक है ना। तो इसी तरह मैंने फिश का अभी थोड़ी देर बताया कि वो फिश पानी में रहती है, उधर अगर वो पोल्यूटेंट्स गए हैं, वो डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली, अच्छा, ये चीजें हैं जी इसमें। इस चैप्टर में हमने अगर ओवरऑल तजिया करें तो पानी, पानी की अहमियत, ठीक है ना, पानी खराब कैसे होता है, उसको सही कैसे करना है, पानी से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, हमारी जिंदगी पर क्या असर होते हैं, इस पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इसकी अहमियत को, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं।
Throughout history, importance and significance of water has been Significance. been recognized by mankind. Recognized. Its importance is because of two reasons. First, it is essential and major Essential. component of each and every living cell. For example, human body consists of about 70% water. Secondly, it provides an environment for animals and plants that lives in water. So all living organisms owe their lives to O. water. O. We use water in daily life for drinking, cooking, and washing processes. Purposes. पर्पस से किसी रूलर है ये पर्पस वर्ड होता ना जी, उसकी Quality of drinking water has made a major factor in determining human health and welfare and welfare. since World War II. There has been a rapid production and use of sensitive Synthetic. chemicals. Many of these chemicals have polluted water supplies. Besides, Supplies. beside, besides this, there is also a threat to Threat. groundwater from waste chemical dumps and landfills. Currently, waterborne जी जी इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ पानी के तारुफ किस तरीके से आप देखेंगे राइटर ने यहाँ पर तारुफ किस तरीके से करवाया कहते हैं थ्रू आउट हिस्ट्री मतलब कि अगर हम तारीख को खंगालें फरोलें पंजाबी जी लो कि तारीख को पढ़ें importance and significance of water has been recognized by mankind कि हमें इसकी अहमियत का अंदाजा होता है किसकी पानी की बाई मैनकाइंड इंसानों से कि इंसानों के लिए पानी शुरू से ही बहुत अहमियत का अमल है क्योंकि इसके बगैर जिंदगी ही नहीं सरवाइव करती ठीक है ना कहते हैं इट्स इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन अब इसकी इंपॉर्टेंस की दो वजूहत हैं कि दो वजह है अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर या पानी की अहमियत बयान करें तो आपको 2 नंबर लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन में तो दो अहमियत लिखनी पड़ेगी अब पहली क्या कहता है जी फर्स्ट इट इज एन इसेंशियल एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग सेल अब इसको बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं उनको पता है कि सेल जो है वो बुनियादी इकाई है किसी भी जिंदा चीज की यानी कि कोई भी जिंदा चीज है जैसे ये आप ऑफिस में बैठे इसकी दीवारें किस चीज से मिलकर बनी ईंटों से इसी तरह हर चीज या हर जिंदा चीज भी एक किस्म की कह लें कि ईंटों से मिलकर बनी है उसका नाम हमने क्या रखा है सेल कि छोटी छोटी सी जो यूनिट है उसका नाम क्या रखा है सेल अब वो कहता है जी कि हर सेल का पानी हिस्सा है इंसानी जिस्म भी है ये किससे मिलकर बना है सेल से ट्रिलियन दो लाखों करोड़ों अरबों कह लो कि सेल है जिससे इंसानी जिस्म मिलकर बना है अब हर सेल के अंदर पानी मौजूद है अब वो कहता है कि एक पूरा इंसानी जिस्म है उसका अगर वेट किया जाए और वो 100 किलोग्राम है तो उसमें से 70 किलोग्राम यानी कि 70% पानी होगा ठीक है ना आगे ये कह रहा है कहते हैं ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर फिर कहते हैं सेकेंडली दूसरी इंपॉर्टेंस जो है अच्छा ये फर्स्ट एंड सेकेंडली जो है ना ये मार्कर से हेडिंग देंगे आप लोग जब शॉर्ट क्वेश्चन ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए कहते हैं इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर ये क्या करता है एक माहौल मुहैया करता है उन जानवरों और उन पौधों के लिए जो पानी में रहते हैं पानी में ही सर्वाइव कर सकते हैं जैसे फिश है मछली है उसके अलावा आपके पास व्हेल है और उसके अलावा जो स्टार फिश है इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके पास जेलीफिश है इस तरह डिफरेंट मतलब कि आप पास एनिमल्स हैं जो पानी में ही रहते हैं और फिर आपके पास कुछ प्लांट्स हैं
एल्गी हो गया, जिसको एलजी भी कहा जाता है, वो भी पानी में ही सरवाइव करते हैं। उसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो पानी में ही सरवाइव करती हैं। तो उनको वो प्रोवाइड क्या करता है जी, माहौल, इन्वायरमेंट के वो जिंदा रह सके। ये दो इंपॉर्टेंस है। सो कहते हैं जी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ओ देयर लाइफ टू वाटर, कि हर जिंदा चीज जो है वो क्या है जी, वो करती है, ओ का बेटा है वाजिब, वाजिबुल अदा, के जरूरी है कि हर जिंदा चीज के लिए पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है जी। उसके बाद कहता है वी यूज वाटर इन डेली लाइफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर ड्रिंकिंग, हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में पानी पीने के लिए चाहिए, उसके बाद कुकिंग के लिए चाहिए, उसके बाद वॉशिंग के लिए चाहिए। फिर कहते हैं क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैज रिमेंडेड अ मेजर फैक्टर इन डिटरमाइनिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर सिंस के शुरुआत से ही, सिंस से जी शुरुआत से, जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से इंसान दुनिया में है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, कहने के जो पानी का मसला चलता आ रहा है, कौन सा, इसकी क्वालिटी का, क्वालिटी बेहतर नहीं है, शुरू से मसला चलता आ रहा है। कहते हैं सिंस वर्ल्ड वार 2, दूसरी जंग अजीम के बाद, देयर हैज बीन अ रैपिड प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल। अच्छा, ये वर्ल्ड वार 2 के बाद में, वर्ल्ड वार 2 जो है ना, ये कहने की एक किस्म की इस वार को आप केमिकल वार भी कह सकते हैं, कि इसमें केमिकल्स तैयार किए गए। जब वो केमिकल्स को फेंका जाता था तो जो दूसरी ओपोजिट साइड होती थी, उसकी जो आर्मी थी, उनके जिस्म वगैरह जलना शुरू हो जाते थे। वो केमिकल इस तरीके से उन्होंने तैयार किए थे, ठीक है ना। या फिर ये कह लें कि वो जहरीली गैसें होती थी, कि जिन्होंने मास्क वगैरह नहीं पहना होता था, वो स्पेशल किस्म का, वो जब सांस लेते थे उस गैस के अंदर, तो वो डेथ हो जाती थी उनकी। तो उस वक्त जो वर्ल्ड वार 2 के बाद, ये वर्ल्ड वार 2 में सिंथेटिक, सिंथेटिक बेटा होता है खुद से तैयार करना। जैसे आप देख लें यूरेनियम के बारे में, जिससे आपका कहने के एटम बम बनता है, यूरेनियम का जो आइसोटोप 238 है वो सिंथेटिक है। वो बाई नेचर बहुत कम पाया जाता है या नहीं पाया जाता, वो खुद तैयार करना पड़ता है, यूरेनियम 239 से या यूरेनियम 237 से। और ये चीज जो है आपने आइसोटोप केमिस्ट्री के 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सिंथेटिक केमिकल्स कौन से होंगे जो कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते लेकिन आप खुद तैयार करते हैं। मैनी ऑफ दीज केमिकल्स, जैसा कि आपकी फर्टिलाइजर्स होगी, खाद्य वगैरह हो गए, पेस्टिसाइड्स होगी, स्प्रे वगैरह हो गई, इस तरह की जो है एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती हैं। फिर इंडस्ट्री में बहुत से केमिकल इस्तेमाल होती हैं। वो क्या कहते हैं जी, वो जितने भी केमिकल्स हैं, है पोल्यूटेड वाटर सप्लाईज, ये हमारी जो वाटर की सप्लाईज है, जो ग्लेशियर से पानी, गर्मियों में बर्फ वगैरह पिघलती है ग्लेशियर से, उसका पानी बनता है, वो आगे दरियाओं में, दरियाओं से नहरों में आता है। तो ये हमारी वाटर सप्लाई चेन है। तो इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्री के केमिकल्स वगैरह डाल दी जाती हैं, उससे जो हमारा पानी क्या है, गंदला हो जाता है। Besides this, there is also a threat to groundwater from waste, chemicals, dump and landfills. अब हम इसके अलावा जो है, ये तो इंडस्ट्री से है। अब जो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएं, तो अभी तो ये गटर सिस्टम वगैरह आ गया है, गटर वगैरह बना लिए जाती हैं। लेकिन पहले वो दूसरा होता था कि डीप होल किए जाते थे, पूरे नीचे पानी तक जाते थे। जितना भी वेस्ट था वो जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे पानी है, उसमें मिक्स अप हो जाता था। तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर क्या है, वो खराब, मतलब कि पोल्यूटेड हो रहा था।